बोलते हैं IRDAI। हाँ, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो अथॉरिटी है ये भारत में बीमा कंपनी की निगरानी भी करता है और इसके सिर्फ दो काम है, ओनली टू वर्क्स आर देयर। वन, टू स्प्रेड द लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस इन इंडिया। ठीक है, भारत में बीमा का प्रचार प्रसार करना। एंड टू, टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स इंटरेस्ट, जो कस्टमर है उसके हितों की रक्षा करना। ये दो ही काम है IRDA के, इसके अलावा तीसरा काम है ही नहीं। ठीक, अब इसमें और इन दो काम को करने के लिए उसको सब चीज़ करनी पड़ती है, जिसमें नए जो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं तो IRDA में रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही काम कर सकती हैं भारत में, अदरवाइज़ नहीं कर सकती। जैसे बैंक्स के लिए RBI होता है ना, टेलीफोन्स के लिए टेलीफोन ट्राई होता है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज के लिए SEBI होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आपने आजकल सुना होगा कि रियल एस्टेट के लिए RERA होता है ना। तो उसी तरीके से आप इंश्योरेंस में अगर काम होगा इंडिया में तो IRDA का होना बड़ा ज़रूरी है, बिना IRDA के कुछ नहीं हो सकता। तो जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी IRDA का एग्ज़ाम है। हाँ, इसको III कराती है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस एग्ज़ाम को कराती है। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए जब कभी भी कोई भी कस्टमर को आप कोई चीज़ सेल करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो वो सेटिस्फाइड होगा या वो डिससेटिस्फाइड होगा। अगर सेटिस्फाइड होगा तो आपको वो एक और कस्टमर दे देगा, अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो वो शिकायत करेगा कि नहीं करेगा। अब वो जब शिकायत करेगा तो वो कहाँ शिकायत कर सकता है? वो देखिए IRDA में शिकायत कर सकता है, वो बीमा लोकपाल जिसे ओम्बड्समैन कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ जा सकता है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकता है। लेकिन जो भी करेगा एक्सटर्नल, वो पहले इंटरनल यानी कि कंपनी के IGMS में शिकायत करेगा। IGMS याद रखिएगा, IGMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम। IGMS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम, आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली भी कहते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में इंटीग्रेटेड ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम। और अगर किसी ने IGMS में शिकायत नहीं करी, वो बीमा लोकपाल के पास चला गया, IRDA के पास चला गया, तो उसकी शिकायत नहीं सुनेगी वो संस्था। पहले वो कहेगी कि भैया इंटरनल मैटर है, वहाँ निपटा लो, और उसके बाद में फिर आगे करो। ठीक है, और आगे चलें? ठीक, अब ये देखिए TPA क्या होता है? TPA होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जान रहे हैं ना, स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा में एक ग्राहक होता है, एक कंपनी होती है बीमा कंपनी, और एक हॉस्पिटल होता है जहाँ वो इलाज कराता है अपना। तो जो TPA होता है उसका काम बेसिकली क्या है कि ग्राहक से डॉक्यूमेंट ले और वो हॉस्पिटल के साथ, बीमा कंपनी के साथ टाई अप करके हॉस्पिटल को उसका पेमेंट करा दे। दैट्स इट, दिस इज़ द वर्क ऑफ अ TPA। इसका फुल फॉर्म होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, तृतीय पक्ष व्यवस्थापक इसे कहा जाता है, तृतीय पक्ष व्यवस्थापक हिंदी में। ठीक है, अब देखिए एक होता है नॉमिनेशन। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 में लिखा है, नॉमिनेशन बहुत ही कमज़ोर कड़ी है, ये कभी भी बदला जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी में क्या एक ही नॉमिनी बनता है या अनेक नॉमिनी बनाए जा सकते हैं? चलिए आप बताइए, एक प्रॉपर्टी में क्या एक ही नॉमिनी होता है या अनेक नॉमिनी बनाए जा सकते हैं? सर दो बनाए जा सकते हैं, दो या तीन बनाए जा सकते हैं, उज्जवल ने बोला। मितांशु क्या बोलते हैं? सर मुझे लगता है दो या तीन ही बना सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, एक भी हो सकता है, दो एक भी हो सकता है, लेकिन हम कितने बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? मिनिमम सर मैक्सिमम दो ही होते हैं सर। दो थे, उज्जवल ने तीन बोल दिए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों का आंसर गलत हो गया। इसमें एक से ज़्यादा कई बना सकते हैं आप, एक से ज़्यादा कई बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कई बना सकते हैं, एक से ज़्यादा आप 100, 1000, 2000 कितने भी बना सकते हैं आप इसको। ठीक, क्योंकि ये सबसे कमज़ोर, लेकिन जितने भी बनाएंगे उनका परसेंटेज तय करना पड़ेगा कि कितना परसेंट किसको देंगे। 1% इसको देंगे, 2% इसे, 10% इसे, तो नॉमिनी को आपका परसेंटेज तय करना पड़ेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या एक बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ या अभी 1 साल का है, उसको नॉमिनी बना सकते हैं क्या? नहीं, मितांशु? अच्छा, उज्जवल बना सकते हैं क्या? यस सर, बना सकते हैं। अच्छा, तो क्या कोई कंडीशन होगी बनाने की? सर कंडीशन तो शायद नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा,
तो देखो ये तो कंडीशन कंडीशन होगी। अच्छा देखो, उज्जवल का आंसर सही है, उन्होंने कहा बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन नहीं बता पाए, तो कंडीशन मैं बता देता हूँ। देखिए कंडीशन ये है, अपॉइंटी को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी भी व्यक्ति को माइनर को जो 18 साल से छोटा है, बच्चा है, उसको आप नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन आपको अपॉइंटी लगाना पड़ेगा। अपॉइंटी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा हो, वो तब तक उसकी देखरेख करेगा उस प्रॉपर्टी की जब तक कि वो व्यक्ति मेजर नहीं हो जाता। ठीक, जैसे पिता ने एक पॉलिसी ली अपने बच्चे के लिए, बच्चा अभी छोटा है तो उसमें माँ को अपॉइंटी बना देंगे। ठीक, क्लियर है? तो इस तरीके से ये पूरा तंत्र काम करता है, याद रखना। अच्छा, एक होता है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट सेक्शन 38 में होता है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 में। नॉमिनेशन किस में है, कौन से सेक्शन में है नॉमिनेशन? सेक्शन 39। वेरी गुड। और असाइनमेंट किस में आता है? सेक्शन 38। सेक्शन 38 अभी हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए सेक्शन 38। ठीक है, ये असाइनमेंट को समनुदेशन कहते हैं और ये सेक्शन 38 में आता है। ये दो असाइनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट और एक होता है कंडीशनल असाइनमेंट। एब्सोल्यूट असाइनमेंट का मतलब ये है कि आज से इस प्रॉपर्टी के मालिक ये हो गए, ये एब्सोल्यूट है, कोई कंडीशन नहीं लगाई। कंडीशनल असाइनमेंट क्या है कि मेरी मृत्यु के बाद ये इसके मालिक ये होंगे, कंडीशन लगी। तो जहाँ पे कंडीशन लगेगी, शर्त लगेगी, वो सशर्त समनुदेशन होगा यानी कि कंडीशनल असाइनमेंट होगा, और जहाँ पे शर्त नहीं लगेगी वो परम समनुदेशन यानी कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट होगा। क्लियर है? असाइनमेंट इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 में मेंशन है, याद रखिएगा, कभी कभी सेक्शन पूछ लेते हैं। आगे आते हैं, देखिए एफपीआर क्या होता है? एफपीआर होता है प्रथम प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट होती है। जब कोई व्यक्ति बीमा खरीदने जाता है तो पहली जो रसीद होती है उसे एफपीआर कहते हैं। ठीक, वो उसका मतलब ये होता है कि आपका बीमा कंपनी ने स्वीकार कर लिया है। अगर एफपीआर जारी हो गया इसका मतलब आपका बीमा कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे आते हैं, अनुग्रह अवधि, ग्रेस पीरियड। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का ने अभी पॉलिसी ली तो अगले साल उसको फिर प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो अगले साल प्रीमियम देता है बहुत अच्छा, नहीं देता है तो उसको एक टाइम दिया जाता है। उस टाइम जो दिया जाता है उस टाइम का नाम होता है ग्रेस पीरियड। क्या होता है? ग्रेस पीरियड। उसे हिंदी में कहते हैं अनुग्रह अवधि। देखिए आपकी स्क्रीन पर अनुग्रह अवधि लिखा है ना, अनुग्रह तिथि, अनुग्रह अवधि। तो अनुग्रह अवधि 31 दिन या 1 महीने का होता है अगर पॉलिसी ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड की है। अगर मंथली मोड या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, स्वास्थ्य बीमा है, तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि आप लोग का माइंड शार्प है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेज़ तो चल रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, कैच कर रहे हो ना? ठीक, वेरी गुड। अब देखिए, अगर कोई भी पॉलिसी, अगर ग्रेस पीरियड में भी अगर मेरे कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, मान लेते हैं ग्रेस पीरियड में भी मेरे ग्राहक ने इसमें पेमेंट नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद द पॉलिसी? पॉलिसी विल गेट लैप्स। पॉलिसी क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। लैप्स होने का मतलब उसको हिंदी में कहते हैं व्यपगत हो जाना। व्यपगत यानी कि पॉलिसी की मृत्यु हो गई। पॉलिसी में प्रीमियम डालना था, पॉलिसी में प्रीमियम नहीं आया तो पॉलिसी लैप्स हो गई। अब इस लैप्स पॉलिसी को क्या दोबारा से चलाया जा सकता है? दोबारा से रिवाइव कराया जा सकता है या दोबारा से पुनर्जीवित कराया जा सकता है? यस, कराया जा सकता है। उसके लिए क्या है? 3 साल का टाइम ड्यूरेशन। पहले 2 साल था, अब 3 साल हो गया। 3 साल तक कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर 6 महीने हुए हैं पॉलिसी लैप्स हुए तो आपने प्रीमियम और लेट फाइन के साथ में आप पॉलिसी को चालू कर सकते हैं दोबारा। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए, ऐसे में आपको प्रीमियम, लेट फाइन के साथ साथ आपको अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ये प्रश्न इसमें कैसा आता है, घुमा फिरा के। अब मैं आपसे एक हिंट देता हूँ। देखो वहाँ पे ऐसा आ सकता है कि एक व्यक्ति है, उसकी पॉलिसी उसने खरीदी इतनी तारीख को इस ईयर में, और इस ईयर तक उसने, समझ रहे, 2026 तक उसने इसका प्रीमियम नहीं दिया, 2024 में उसने ली थी। तो क्या उसको रिवाइव कर सकता है? और रिवाइव कर सकता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी? तो उसमें नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि प्रीमियम, लेट फाइन, प्रीमियम सिर्फ, या प्रीमियम, लेट फाइन और अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सोचना है कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या सही था। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है कि प्रीमियम, लेट फाइन और अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, ये तीनों देने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ। राइट? क्लियर? आगे बढ़ें? ओके, वेरी नाइस। तो ये आपका हुआ। अब देखिए
इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आ जाते हैं। पॉलिसीज़ से पहले एमआरआई, देखो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है। मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, इसे बंधक मोचक बीमा या घटती मियादी बीमा भी कहा जाता है। टर्म इंश्योरेंस भी इसी का एक तरीका बोल सकते हैं। ये सबसे सस्ता होता है, ये बहुत सस्ता होता है। और ये सस्ता क्यों होता है, इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें केवल मृत्यु लाभ है, सिर्फ मरने पर पैसा मिलेगा, जिंदा रहने पर कुछ नहीं मिलता था, तो इसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। क्लियर। अब दूसरे जो प्लान होते हैं वो बंदोबस्ती बीमा योजना यानी कि इंडोमेंट पॉलिसीज होती है, जिसमें मरने पे भी मिलता है और जिंदा रहने पर भी मिलता है, यानी कि डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट बोथ। क्लियर क्लियर। अब मैं आपको बोलूँ कि एक आदमी है जो जिंदा रहते हुए भी उसको क्लेम मिल रहा है, तो बताओ उसने कौन सी पहली पॉलिसी ली होगी? विच काइंड ऑफ पॉलिसी ही हैज टेकन? जिंदा है फिर भी क्लेम मिल रहा है। मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग नए हो इंश्योरेंस के लिए तो मैं बता देता हूँ, याद रखना। लेकिन उसे कहते हैं धन वापसी यानी कि मनी बैक पॉलिसी। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। मनी बैक आपने सुना भी होगा, मनी बैक पॉलिसी होती है, बीच में पैसा वापस आता रहता है। ठीक है, वो जिंदा है फिर भी क्लेम मिल रहा है, तो जो भी पैसा पॉलिसी से मिलता है उसे क्लेम ही कहा जाता है, चाहे वो मनी बैक के तौर पे मिले, चाहे मरने पे मिले, चाहे मैच्योरिटी पे मिले, सब क्लेम कहलाता है। ठीक, उसमें घबराना नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, राशन कार्ड, मैं एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ यहीं पर। राशन कार्ड नाम सुना है ना? राशन कार्ड, आप मुझे बताओ कि ये मानक आयु प्रमाण पत्र है या अमानक आयु प्रमाण पत्र है, यानी कि स्टैंडर्ड एज प्रूफ है या नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है आपके अकॉर्डिंग? बताइए। नॉन स्टैंडर्ड। ओके, उज्ज्वल आप बताइए। सर मी टू नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बहुत सही आंसर आप लोगों ने दिया है, ये नॉन स्टैंडर्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें भैया डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती, एज लिखी होती है और एज की कोई प्रामाणिकता नहीं होती। ठीक, अच्छा, अब दूसरा प्रश्न एक और पूछ लेता हूँ। एक क्रिश्चियंस में एक प्रथा है जिसमें कि शादी के समय उनको एक सर्टिफिकेट बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ बैप्टिज्म। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ बैप्टिज्म। तो वो बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट जो है वो स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आता है या नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आता होगा? सर नॉन स्टैंडर्ड। ओके, मितांशु? नॉन स्टैंडर्ड ही सर। ओके, यहाँ दोनों गलत हो गए, ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ शादी के समय पे लिखा जाता है। कभी कोई क्रिश्चियन फ्रेंड हो तो उससे पूछिएगा क्या बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट होता है कुछ, तो वो आपको बताएगा कि हाँ उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है उनके उसमें। और ये शायद मेरे अकॉर्डिंग ये शायद इसलिए भी होता होगा क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपने पढ़ी भी होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट चलती थी, गवर्नमेंट पहले ना वो चर्च से चलती थी, पोप होते थे, याद है? तो दैट्स वाई दिस कैन बी ऑल्सो अ रीज़न ऑफ दैट। आई डोंट नो, दिस इज़ नॉट अ मतलब कहीं मैंने पढ़ा नहीं, मैंने खुद सोच करके मैं बता रहा हूँ, फॉर रिमेंबरिंग इट कि ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक ऐसी बीमा योजना है जो स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें पूरा परिवार कवर्ड होता है, जिसमें पत्नी, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और मम्मी पापा सारे लोग कवर्ड होते हैं। तो उसका नाम जानते हैं? नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखिए आप लोग नए हो तो मैं बता देता हूँ, नाम याद रखना। उसे कहते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान। क्या कहते हैं? फैमिली फ्लोटर। हाँ, पूरी फैमिली में फ्लोट कर रहा है ना ये, तो फैमिली फ्लोटर प्लान, तो जिसमें सब लोग कवर्ड होते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, स्वास्थ्य बीमा में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो एजेंट होता है ना, जैसे आप अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो एडवाइज़र होते हैं, एजेंट होते हैं, इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो 10th पास से नीचे नहीं बन सकते हैं, और शहरी क्षेत्रों में 12th पास होना ज़रूरी है। क्लियर? तो 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो ग्रेजुएशन क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या, PhD हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 12th तो होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। और इसकी सरकारी फीस 250 रुपये होती है, ट्रेनिंग आवर्स 50 घंटे की होती है। अब देखो जो कस्टमर है, कस्टमर का इंश्योरेंस तो बीमा कंपनी कर देती है। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी है ना, इंश्योरेंस करती है कस्टमर्स का। अब इंश्योरेंस कंपनी का भी क्या कोई बीमा करता है? हाँ ना, यस करता है। ठीक है, याद रखिएगा, करता है। और वो कौन सी कंपनी होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनी का बीमा करती हैं? उनको कहते हैं री इंश्योरेंस कंपनीज। क्या कहते हैं? री इंश्योरेंस कंपनीज, जो पुनर्बीमा कंपनी कहा जाता है। अब ये जो पुनर्बीमा कंपनी होती है, इनके ग्राहक कौन होते हैं? हु आर द कस्टमर्स ऑफ री इंश्योरेंस कंपनीज? इंश्योरेंस कंपनीज। वेरी नाइस, इंश्योरेंस कंपनीज। ये सिंपल है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए इंश्योरेंस कंपनीज।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और 12 महीने के अंदर, 12 महीने मतलब पहले साल के अंदर अंदर उसने आत्महत्या कर ली, तो क्या उसको क्लेम मिलेगा? ओके उज्जवल, आप क्या कहते हैं? अगर सर उसने मतलब टाइम के पहले जो उसका टाइम हो, मान लीजिएगा उसका टाइम ऑडिशन 3 साल हो या 2 साल हो, उसके पहले करता है तब शायद मिलेगा, उसके बाद अगर करता है तो शायद मिलेगा नहीं। अब इसे ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है पहले 1 साल में, अगर वो आत्महत्या करता है, सुसाइड समझ रहे हैं ना, आत्महत्या करता है तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी प्रीमियम का 80% वापस हो जाएगा। कुछ पॉलिसीज कुछ कंपनीज कर देती हैं, कुछ नहीं करती, ठीक, कुछ मिलता नहीं है उसमें। लेकिन जो 1 साल के बाद अगर करेगा तो मिल जाएगा, ठीक। अब ये ध्यान रखिए कि ये तो हो गई। अगर मान लीजिए कोई किन्हीं कारणोंवश पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अंदर अगर मृत्यु होती है, 3 इयर्स, तो इन्हें अर्ली क्लेम्स कहते हैं। अर्ली क्लेम्स यानी कि शीघ्र दावे, ठीक। अर्ली क्लेम्स की इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन 6 महीने तक भी चल सकती है। दिस कैन गो अप टू 6 मंथ्स, याद रखिएगा। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये समझिए कि 6 महीने के बाद के जो क्लेम होते हैं, 3 साल के बाद के जो क्लेम होते हैं वो नॉर्मल क्लेम में आते हैं, और 3 साल से पहले के जो क्लेम है वो अर्ली क्लेम्स में आते हैं। क्लियर है? अर्ली क्लेम्स की इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होती है और इसमें 180 दिन तक भी इन्वेस्टिगेशन में लग सकता है। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि नॉर्मल क्लेम कितने दिन में सेटलमेंट होता है? तो नॉर्मल क्लेम का सेटलमेंट 30 डेज में होता है, ठीक। कोई भी व्यक्ति को अगर पॉलिसी बेची जाती है तो गलत पॉलिसी अगर बेच दी गई, झूठ बोल के बेच दी गई, तो क्या उस कस्टमर के पास टाइम होता है कि वो उसको वापस कर सके और पैसे वापस ले सके? जी हाँ, होता है। और वो टाइम कितने दिन का होता है और उस टाइम को क्या कहते हैं? उसे फ्री लुक पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। ये फ्री लुक पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड अब 30 डेज का होता है। याद रखना, अब कितने दिन का होता है? 30 डेज का होता है। पहले ये 15 डेज का होता था, अब ये 30 डेज का होता है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, IRDA के पास कोई अगर शिकायत करे तो उसकी शिकायत कितने दिन में सुनता है IRDA और एक्नॉलेज करता है? 10 डेज, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न, बीमा लोकपाल यानी कि ओम्बड्समैन कितने तक की शिकायत सुन सकता है? तो ये 25 लाख तक की शिकायत सुन सकता था पहले, ठीक। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो 1 करोड़ तक की शिकायत सुन सकता है। भारत में कितने बीमा लोकपाल हैं? हाउ मेनी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आर देयर इन इंडिया? 17। हाउ मेनी? 17, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है ना, बीमा लोकपाल, ये बेसिकली ये फैसला नहीं सुनाता, ये रिवॉर्ड देता है, ये फैसला नहीं सुनाता, ठीक है। और ये हमेशा कस्टमर की हेल्प करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड डियर। सो एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव, कोई प्रश्न है आपका? अच्छा, एक अब फाइनल टिप्स दे देता हूँ आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक। फाइनल टिप्स ये है कि आप पहले तो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। जितना भी आपको आ रहा है वो दे दीजिएगा जो सही है। उसके बाद में मान लेते हैं कि आपके 25 क्वेश्चन आपने कर लिए, 25 अभी आपको आ नहीं रहे। अब उसमें ये टिप्स लगा सकते हैं आप जो मैं देने जा रहा हूँ। टिप्स क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़िएगा, नीचे देखिएगा ऑप्शन अगर बड़े लंबे लंबे लिखे हुए हैं, ठीक है,